हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के पिछले भाग के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है सामने आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, वैद्युत धारिता। तो आज हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत धारिता से जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें हैं, हर एक चीजों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जान लेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत धारिता क्या होता है, वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, या फिर कह लीजिए मेरे शब्दों में कि वैद्युत धारिता की कहानी क्या है और वैद्युत धारिता की कहानी से जो फोटो बनता है वो क्या है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर वैद्युत धारिता की परिभाषा या फिर कह लेते हैं कि कहानी हम लिख लेते हैं। तो कहानी ये कहती है कि किसी वस्तु द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, उस वस्तु की धारिता कहलाती है। धारिता का मतलब ये होता है कि क्षमता। धारिता का मतलब क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी। किसी चीज को एक्वायर करने की, किसी चीज को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, आपका धारिता कहलाता है। और यहां पर दिया है वैद्युत धारिता। तो यानी वैद्युत का मतलब क्या, आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया है कि वैद्युत मतलब आवेश होता है। तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या हो गया कि आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, मतलब किसी वस्तु के ऊपर कितना आवेश संग्रहित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, वही क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत धारिता। उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाएगी। तो कहानी यहां पर हम लिख लेते हैं। तो यहां कहानी क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता। क्या करने की, संग्रहित, ठीक है, संग्रहित करने की क्षमता, ठीक। उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। बात क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, वैद्युत धारिता कहलाती है। बहुत ही आसान सा परिभाषा है, ठीक है, बहुत ही आसान सी कहानी है। और इस कहानी से फोटो कैसा बनेगा, आइए हम लोग वो भी देखेंगे। इसको बगल में हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये परिभाषा आपकी इतनी है, ठीक। तो मैंने आपको क्या समझाया कि वस्तु, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वस्तु चाहे जैसी भी हो, उस वस्तु द्वारा जितना आवेश अपने ऊपर संग्रहित कर सकता है, उस वस्तु की धारिता वही कहलाती है, ठीक है। तो एक उदाहरण से हम लोग फोटो से समझते हैं। कहानी तो ये हो गई, अब फोटो की बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। वस्तु का आकार कैसा है, गोलाकार है। वस्तु का आकार कैसा है, गोलाकार है। तो इस वस्तु के ऊपर जितना आवेश हम स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। अगर ये शब्द आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, संग्रहित, तो आप उसके जगह पर संचित वर्ड यूज कर सकते हो। क्या बोल सकते हो, आवेश संचित करने की क्षमता। संचित तो समझते ही होंगे, संचित का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में अगर बोले तो स्टोर करना होता है, ठीक है, वहां पर इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो संचित भी आप लिख सकते हो। शब्द आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो आपको शब्द सरल लगे उसी शब्द का आप चयन कीजिए। जरूरी नहीं है कि कठिन कठिन शब्दों का हम चयन कर ले और वो हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वस्तु आपकी हो गई। इस वस्तु के ऊपर हम आवेश दें, ठीक। आवेश हम कैसे दे सकते हैं, या तो इस वस्तु के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकालें, या तो इस वस्तु के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन बाहर से दें। मैंने वस्तुओं का आवेशन आपको सिखाया था। तो 3 प्रकार से वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, आपस में रगड़ करके, आपस में एक दूसरे को रगड़ करके, और एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के नजदीक
ला करके, ठीक है, वैद्युत प्रेरण द्वारा जिसको बोलते हैं। और एक आपका तीसरा तरीका क्या है कि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाकर। तो ये 3 तरीके आपको बताए थे। तो ये आपका वस्तु हो गया, ये आपका वस्तु हो गया। इसको हम आवेशित कैसे करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन या तो निकालेंगे या तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इस वस्तु के ऊपर धनावेश आ जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देंगे तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। बेसिक बातें हैं, ये सब आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। क्लास 9 10th में आप सीखे होंगे कि कौन धनावेशित होता है, कौन ऋणावेशित होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, इसके ऊपर ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। जो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वैद्युत धारिता को हमें समझना है। तो ये एक वस्तु थी, इस वस्तु के ऊपर से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला। मान लो कि मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जब इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो ये वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो भैया होता क्या है कि जब आप इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, वस्तु धनावेशित होती है। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। बाह्यकर्ता को इस पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में एक तरीके से मान लीजिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अगर केमिस्ट्री में जाएंगे तब तो कार्य करना ही पड़ता है कुछ न कुछ, लेकिन हम बेसिकली क्या मान रहे हैं, यहां पर क्या है, इसके ऊपर जब कोई आवेश नहीं है तो पहले इलेक्ट्रॉन को आपको निकालने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही पहले इलेक्ट्रॉन के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे इस वस्तु को आवेशित करने के लिए, पहले से ज्यादा आवेशित करने के लिए, तो होगा क्या, यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से एक धनावेश मौजूद होगा। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो ये धनावेश उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकेगा। यानी बाह्यकर्ता जो है, हम क्या है, बाह्यकर्ता है, आप क्या है, बाह्यकर्ता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इस प्लस के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, आपका इस पृष्ठ का एक विभव, कहने का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते ही इस पृष्ठ का एक विभव होगा, इस वस्तु का एक अपना विभव उत्पन्न हो जाएगा। पहला निकालोगे, विभव का मान क्या होगा, 0 से बढ़कर कुछ होगा। दूसरा निकालोगे तो मान लो अब और बढ़ जाएगा। तीसरा निकालोगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चौथा निकालोगे और भी बढ़ जाएगा। तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि अब इलेक्ट्रॉन निकालना इस वस्तु से संभव नहीं होगा। यानी ये वस्तु जितना आवेशित होना था इसको हो चुकी, मतलब इसके ऊपर जितना आवेश हम देना चाहते थे अब उससे ज्यादा आवेश हम नहीं दे सकते। ये वस्तु पूर्ण रूप से आवेशित हो गई। इस वस्तु के ऊपर जितना आवेश आना था आ चुका, अब वो आवेश नहीं आ सकता। इससे हमें क्या समझ में आया, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, जैसे जैसे हम आवेशित करते हैं उस वस्तु के पृष्ठ का विभव वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता है। यानी किसी वस्तु को अगर आवेश क्यों दिया जाएगा तो वो क्या होगा, उसके पृष्ठ पर जो विभव होगा उसके समानुपाती होगा। यानी जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उस पृष्ठ का विभव भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं था तो इसका विभव क्या था, शून्य था। ठीक, जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के आपने इस वस्तु को एक धनावेश दिया वैसे ही इसका विभव v हो गया। और जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस वस्तु को 2 धनावेश दे देते हो, इस वस्तु का जो विभव होता है पहले से और अधिक बढ़ जाता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो अब और अधिक विभव बढ़ जाता है। इसका अर्थ यहां पर आप इस चीज को देख सकते हो कि Q अनुक्रमानुपाती V, यानी जैसे जैसे किसी वस्तु के पृष्ठ का विभव बढ़ रहा है इसका अर्थ क्या है कि उस वस्तु के ऊपर आवेश की मात्रा बढ़ रही है। या इसका उल्टा बोल लीजिए कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे उस पृष्ठ का जो विभव है वो भी बढ़ रहा है। तो जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है भैया कैपिटल C। क्या जुड़ता है, कैपिटल C, और ये हो जाता है CV। इस प्रकार से एक सूत्र आपको मिलता है। भैया ये C क्या है, ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको C जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, बात क्लियर है ये चीज। अब क्या है भैया, इसी सी को बोलते हैं उस वस्तु की धारिता। उसी सी, इस सी को हम क्या बोलते हैं, इस सी को हम बोलेंगे इस वस्तु की धारिता। बात क्लियर हुआ कि नहीं,
कि अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु के पृष्ठ का विभव आवेश के अनुपात में ही बढ़ता है। तो इसका मतलब हुआ Q अनुक्रमानुपाती V। ठीक, तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक कैपिटल C जुड़ता है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक है, और इसी C को क्या बोलेंगे, उस वस्तु की धारिता बोलेंगे। तो बात क्लियर हुआ कि किसी वस्तु की धारिता क्या होती है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, C बराबर Q बटे V, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भैया, C बराबर Q बटे V। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश Q और उस वस्तु के पृष्ठ में जो हुई आपका विभव में वृद्धि है, उनका अनुपात क्या कहलाता है, उस वस्तु की धारिता कहलाती है। एक बार कहानी को फिर से सुन लीजिए। मैंने क्या बोला, किसी वस्तु को दिया गया आवेश तथा आवेश देने पर उस वस्तु के पृष्ठ विभव में हुई वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है, उस वस्तु की धारिता कहलाती है। ये आपका कहानी, ये आपकी जो परिभाषा है, इससे थोड़ा भिन्न है। ठीक, ये तो हो गया उसके क्षमता के आधार पर बात कर रहे हैं, ये भी परिभाषा एकदम 100% सही है। और ये जो दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताया वो इस सूत्र के अनुसार परिभाषा वो बन जाती है। ठीक है, बात क्लियर है। अब रही बात कि इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा। तो भैया देखिए, ये Q है और Q क्या है, आवेश। आवेश की मात्रक क्या होती है, कूलाम होता है। बात क्लियर है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से आपका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। ये फैरड एक क्या थे, एक भौतिक शास्त्री थे, एक आपके भौतिक विद थे। उन्हीं के नाम पे इस धारिता का मात्रक का नाम पड़ा हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया कि कूलाम पर वोल्ट ही फैरड है, कूलाम पर वोल्ट ही फैरड है। और दोनों के दोनों क्या है, वो है धारिता के मात्रक। किस पद्धति में, ये भी ध्यान रखिएगा, MKS या फिर SI पद्धति में जो आपका धारिता का मात्रक है वो कूलाम प्रति वोल्ट लिखो चाहे फैरड लिखो। और फैरड कौन है, एक भौतिक शास्त्री है, एक भौतिक विद है। तो बात ये समझ में आया आपको कि नहीं, ये कहानी रही, फोटो रहा, आप इसका नोट कर लीजिए, कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक रही बात कि धारिता क्या होता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग, आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो फैन यूज होता है उसमें आपका इस प्रकार से एक संधारित्र होता है, जिसको आप लोग नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हो कि वो आपका कंडेंसर है। उसके ऊपर आपने देखा होगा, लिखा होगा 2.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा 2.5 फैरेड। फैरेड का यूज नहीं करते और हम लोग माइक्रोफैरेड का करते हैं, पीको फैरेड का करते हैं, या फिर कह लीजिए नैनो फैरेड का करते हैं। हम लोग फैरेड का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है। धारिता के लिए फैरेड जो है एक बहुत बड़ा मात्रक है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम ले लें कि अगर आपको इंडिया से अगर आपको किसी अदर कंट्री में जाना है, मान लीजिए अमेरिका, तो इंडिया और अमेरिका के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग किलोमीटर में लेते हैं। हम आपसे बोले कि भैया प्रकाश वर्ष में काहे नहीं लिखते, तो भैया आप बोलोगे कि प्रकाश वर्ष सर जी बहुत बड़ी मात्रक है। प्रकाश वर्ष में हम तो वो दूरी नापते हैं जो बहुत दूर है, जैसे तारे हो गए और ग्रह उपग्रह हो गए। उन दूरियों को नापने के लिए हम लोग किस मात्रक का यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का। हम लोग किलोमीटर का करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को नापने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि वो चीज ज्यादा बेहतर होगा। वहां पर प्रकाश वर्ष जो होगा कोई उसका महत्व तो नहीं रह जाएगा, लेकिन दूरी तो वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने बड़े मात्रक का यूज करके कोई फायदा तो नहीं है। तो इसलिए फैरेड भी उसी तरीके से धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। और माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड ये सब छोटे मात्रक हैं, इसीलिए हम इनका यूज करते हैं। अब जैसे अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, कि अगर हम बात कर लें
कि नैनो फेरेड या पीको फेरेड कितने फेरेड के बराबर होता है। तो ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ लिया है कि नैनो कितना होता है, पीको कितना होता है, माइक्रो कितना होता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1 माइक्रो फेरेड की बात करेंगे तो म्यू एफ लिखेंगे, कितना होगा आपका, वो 10⁻⁻6 फेरेड के बराबर होगा। और अगर नैनो फेरेड की बात करेंगे स्मॉल एन कैपिटल एफ, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ फेरेड के बराबर होगा। और वही अगर पीको फेरेड की बात करेंगे तो 10⁻12 फेरेड के होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? बात क्लियर हो रहा है तो लाइक ठोक दीजिए। अगर आपको बात क्लियर हो रहा है तो लाइक ठोक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहां पर मात्रकों की बात हुई कि मात्रक जो है फेरेड बहुत बड़ा है, धारिता का मात्रक फेरेड या कूलम पर वोल्ट बहुत बड़ा है, इसीलिए जनरली साधारणतः हम लोग इन दोनों मात्रकों का यूज नहीं करते, हम लोग इन मात्रकों का यूज करते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर जी कैसे बड़ा है, आप हमें साबित करके दिखाइए। तो हम कहते हैं आइए भैया साबित कर देते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें थोड़ा सा इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, जगह की जरूरत होगी, तो हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक गोला है, कोई एक गोला है, या फिर कह लीजिए कि कोई गोलीय आकार की वस्तु है जिसका केंद्र क्या है, कैपिटल O है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। ठीक, और इस गोले पर जो दिया गया कुल आवेश है वो कितना है, स्मॉल q। ठीक, मैंने क्या माना कि एक गोले के आकार की कोई वस्तु है जिसका केंद्र कैपिटल O और त्रिज्या कैपिटल R, और उस वस्तु को आवेशित किया गया है कितना आवेश दे करके, स्मॉल q आवेश दे करके। ठीक, तो इस वस्तु के पृष्ठ का जो विभव होगा वो कितना होगा, वस्तु के पृष्ठ का विभव, वस्तु के पृष्ठ का जो विभव होगा उसको हम कैपिटल V से यहां पर दिखा रहे हैं, और वो कितना होगा 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R के बराबर होगा। ये जो त्रिज्या होगी इतना, ठीक, उसी के बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर विभव, और जो वस्तु है उस वस्तु की धारिता क्या है, वस्तु की धारिता, अभी मैंने आप लोगों को सूत्र बताया कि वस्तु की धारिता का सूत्र क्या होगा, तो C = Q/V बताया था मैंने। और ये सूत्र कहां से आता है, ये पीछे के क्लासेस में मैंने आपको बताया है, तो आप लोग पीछे का क्लासेस रेगुलर देखिए। तो C = Q/V, इस मान को मैं इस समीकरण में रख देता हूं। तो जब रख देता हूं तब हमें क्या प्राप्त होता है, यहां पर देखिए जब V का मान हम यहां रखते हैं तो C बराबर हमें मिलता है आपका Q के बटे में 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R, और Q Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4/4πε0 कैपिटल R ऊपर चला जाएगा, 4πε0 कैपिटल R। तो इस प्रकार से ये आएगा धारिता का सूत्र इस गोले, मतलब कि इस गोलाकार आकृति के वस्तु के लिए आपका जो धारिता का सूत्र क्या होगा, C = 4πε0R। मतलब अगर कोई वस्तु है जिसका आकार कैसा है, गोलाकार है, और उसकी त्रिज्या दी हुई है, और तो उसकी धारिता क्या होगी वो हम कैसे पता करेंगे, इस सूत्र से पता करेंगे। तो भैया बात यह है कि हम मान लेते हैं कि वो गोला क्या है, पृथ्वी है, वो गोला क्या है, आपकी पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी है तो पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता होगी, पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता होगी, तो जब त्रिज्या का मान यहां रखेंगे तो धारिता पता चल जाएगी कि पृथ्वी की धारिता कितनी है। तो देखिए कैपिटल R बराबर जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। नहीं याद है आपको तो देख लीजिए, याद कर लीजिए इसे। ठीक है, कोई बहुत अनोखी चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो धारिता C हो जाएगी वो 4πε0, R का मान रखेंगे यहां पर, R का मान कितना है यहां पर 6.4 × 10⁻6 मीटर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 4 × पाई का मान रखते हैं, तो पाई का मान 3.14 रख लिया मैंने, और ε0 का मान कितना होता है मैंने पहले बताया है, आप लोगों को याद भी होगा,
तो यहां पर आप देख लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12। और अगर मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही आपका मान होता है, याद कर लीजिए, कई बार मैंने बताया है। तो यहां पर हम रख लेते हैं 8.85 गुणे 10 पर घाते ऋण 12, और उसके बाद आपका ये है कितना है? 6.4 गुणे 10 पर घाते 6। ठीक, इतना आपका हो जाता है। आप गुणा कर सकते हो, तो जब गुणा करोगे इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो आपको मिलेगा 711.3984 गुणे, देखिए 10 पर घाते ऋण 12 और 10 पर घाते 6, तो कितना हो जाएगा? 10 पर घाते ऋण 6। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो 711, इसको अगर हम लगभग मान ले लें, अगर हम क्या लें, पूरा मान न लेकर के लगभग मान लें, तो 711 गुणे 10 पर घाते ऋण 6 फैरेड किसका मान आ रहा है? धारिता का मान। ठीक, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि जो धारिता होगी वो लगभग बराबर होगी 711 माइक्रोफैरेड के। किसके बराबर होगी? देखिए 10 पर घाते ऋण 6 फैरेड किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1 माइक्रोफैरेड के। तो 10 पर घाते ऋण 6 के स्थान पे मैंने क्या लिख लिया? आपका माइक्रोफैरेड। इतने के स्थान पे क्या कर लिया? माइक्रोफैरेड। तो हमारा कितना हो गया? सी का मान लगभग हो गया 711 माइक्रोफैरेड। मतलब अगर पृथ्वी इतना बड़ा गोला हो, पृथ्वी इतनी बड़ी कोई गोलाकार वस्तु हो, तो उसकी धारिता कितनी होगी? मात्र 711 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो अगर एक फैरेड किसी वस्तु को आवेश देना हो, तो उस वस्तु का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि पृथ्वी जितनी बड़ी वस्तु को अगर हम आवेशित करें, तो अधिक से अधिक आवेशित करते करते उसके ऊपर मैक्सिमम कितना आवेश हम ला सकते हैं? 711 कूलम प्रति वोल्ट। मतलब हम इतना आवेश प्रति वोल्ट उसके ऊपर ला सकते हैं। और उस वस्तु की जो धारिता है, पृथ्वी इतने बड़े वस्तु की जो धारिता है वो कितनी है? 711 माइक्रोफैरेड है। और अगर हम फैरेड की बात करेंगे तब तो ये सच में मजाक जैसी बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि फैरेड जो है वो बहुत बड़ी राशि है। इसलिए हम लोग नॉर्मल साधारण अपने उपयोग के लिए माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, इन छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में मजा आ गया होगा। तो अगर मजा आ गया तो मैं फिर से आप लोगों से बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे खूब शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।